अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का सदारती मनसब संभाला है, अमेरिका को रोज़ाना की बुनियाद पर एक नया सरप्राइज़ मिलता जा रहा है। लॉस एंजल्स की आग को देख लें, उसमें जो तबाही है वो बेमिसाल है। उसके बाद से हमने F-35 तैयारे का इतना बड़ा हादसा देखा। उसके बाद से आज जो है अमेरिका में मुसाफिर तैयारा जो कि वाशिंगटन में गिरा है, और वो भी एक अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के साथ टकराने के बाद ये बहुत बड़ा हादसा है। 64 से ज़ायद अफराद उसमें सवार थे, जो कि सब के सब मौत के घाट उतर गए हैं, वो मौत के मुंह में चले गए हैं। और ये बहुत बड़ा हादसा है जो कि ये एक तरह से अमेरिकन पायलट्स की भी, अमेरिकन जो एविएशन हुकाम की भी, और साथ साथ अमेरिकन जो उनकी जो मिलिट्री है उनकी भी एक बहुत बड़ी नाअहली हम इसमें कह सकते हैं, क्योंकि ये हादसा कोई मामूली हादसा नहीं है। वाशिंगटन के अंदर ये हादसा पेश आ रहा है, जहाँ पर मुसाफिर तैयारा जो है वो लैंड करने के लिए वो वहाँ पहुँच रहा होता है, और अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं होता है, जिसको चलाने वालों में कम से कम थोड़ी सी भी तो इतनी तो कम से कम ट्रेन होते हैं कि वो कम से कम इतने बड़े हादसे से बच जाएं। लेकिन जाके टकरा गए हैं मुसाफिर तैयारे से, और मुसाफिर तैयारे को आग लग गई, और वो सारे जाकर गिर गए। पोटोमैक जो दरिया है उसमें गिरकर सब के सब जो है वो हलाक हो चुके हैं। इस वक्त जो वेदर कंडीशंस है उसकी वजह से वहाँ पर एक तो जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं, वो अमरीकी हुकाम का कहना है कि वो बहुत मुश्किल का उनको सामना है, क्योंकि वेदर कंडीशंस बहुत ही सख्त हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, और जो फोग का जो मौसम है, तो उसकी वजह से वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में जो इमदादी जो कारकुन हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 30 से ज़ायद जो लाशें हैं वो अभी तक निकाली गई हैं, लेकिन दीगर जो अफराद की लाशें हैं उनको निकालने के लिए काम जारी है। और बहुत बड़ा एक सेट बैक हम कह सकते हैं अमेरिका के अंदर, जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो अनहोनियाँ हो रही हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर महंगा तरीन हेलीकॉप्टरों में से एक है, दुनिया के जदीद तरीन हेलीकॉप्टरों में से एक हेलीकॉप्टर है। इसके साथ ही कल हमने देखा उनका F-35 तैयारा, जो कि सबसे महंगा है इस वक्त दुनिया के अंदर। कोई अगर महंगा तैयारा मौजूद है तो वो तो F-35 तैयारा है, जो कि स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, और वो दुनिया में बहुत कम, मेरे ख्याल में ज़्यादा अमेरिका के पास है तो इसराइल के पास है, और वो तैयारा उनका गिरकर तबाह हो गया, और इस तरीके से तबाह हो गया कि दुनिया हैरान रह गई, और यूं सीधे आके नीचे गिरा है। और ऐसा लग रहा था कि ये कोई पायलट नहीं गिरा चला रहा, ये कोई बस हवा से नीचे फेंका गया है किसी तैयारे को। और ये इंतहाई जदीद तैयारा जिसके के ऊपर अमेरिका को फ़ख्र है, और वो तैयारा इस तरीके से गिरा है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इस अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी का भी एक तरह से धर्म तख्ता हो गया है। दूसरी तरफ जो ये जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है उसमें भी 3 अमेरिकी जो एहलकार थे वो भी उसमें सवार थे। उनकी भी बारे में अभी हुकाम ने आगाह नहीं किया गया है कि वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं, जबकि जहाज़ के जो तमाम मुसाफिर थे वो तो वो मर चुके हैं। जबकि जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के बारे में उन्होंने कहा है कि ये तरबियती परवाज़ पर था। बहरहाल जो भी है, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा हादसा है, ये एक बहुत बड़ा एक नुकसान भी है, जिसमें इतने अहम तरीन शहर के अंदर जो कि वाशिंगटन DC है, जो कैपिटल है, उसमें यह हादसा पेश आता है। आपके जो सिविल एविएशन हुकाम वो क्या कर रहे थे, क्या उनके दरमियान इतना राब्ते का फुकदान था कि वो हेलीकॉप्टर उनके जहाज़ के इतने करीब पहुंच गया कि वो उनको आपस में टकराना पड़ा। दूसरे उनके पायलट्स जो कि बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पायलट्स जो है वो दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं। दुनिया के पायलटों के ऊपर पाबंदियाँ लगाते फिरते हैं कि भाई ये इस मुल्क के पायलट्स जो हैं वो अमेरिका के लिए फ़्लाई नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन उनके अपने पायलट्स की आप कारकर्दगी को देखें कि वो इतने बड़े ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को वो देख नहीं पाते हैं, और वो जाकर उसके साथ टकरा जाते हैं। मशरिक़ी वस्ता के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, जो कैदियों के तबादले की जो प्रोसेस है उसमें आज मज़ीद 3 इजरायली जो कैदी हैं, मज़ीद जो 8 कैदी हैं उनको रिहा कर दिया गया, जिसमें 3 जो है वो इजरायली कैदी हैं, जबकि 5 जो है वो थाईलैंड के शहरी थे, उनको आज रिहा कर दिया गया था। इजरायली जो सिविलियन शहरी थे, इनमें एक खातून थी अरबील यहूदा, उनको भी खान यूनिस के इलाके में रिहा कर दिया गया। और ये वो खातून थी जिसके हवाले से तो बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप
बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से उनका मुतालबा किया गया था कि इस खातून को ज़रूर रिहा किया जाए, और आज इस खातून को रिहा कर दिया गया। तीसरा जो शख्स है वो 80 साल गेडी मोशे मोजस नामी एक शख्स है, जो कि इसको भी खान यूनिस के इलाके में रिहा कर दिया गया। इसके नतीजे में इसराइल ने बदले में तकरीबन 110 फ़लस्तीनी जो शहरी हैं उनको रिहा कर दिया गया है, जो कि इस वक्त जो है वो गज़ा के रास्ते में है, वो किसी भी वक्त फ़लस्तीन में अपने घरों में पहुंच जाएंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी तरीके से हमास की जानिब से इसराइल को भी और ट्रंप को भी पहुंचाया गया। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास अराग़ची आज पहुंच रहे हैं, कतर पहुंच रहे हैं, दोहा पहुंच रहे हैं, जहां पर वो हमास के जो रहनुमा हैं उनके साथ बहुत अहम किस्म की मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात बड़ी ही अहम किस्म की होगी, जो कि खित्ते की सूरत हाल के हवाले से उसका बड़ा एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पेक्ट पड़ने वाला है। और इस मुलाकात की जो ही वो होगी तो इंशाल्लाह हमारे पास इतलात आएंगे, वो हम आपको शेयर करने के काबिल हो सकेंगे। दूसरी तरफ अगर लबनान के हवाले से हम देखें तो लबनान में भी इसी तरीके से इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ मज़ीद जारी हैं। गो कि 18 फरवरी तक जंगबंदी के जो डेडलाइन है उसमें इजाफा कर दिया गया है, लेकिन इसराइल जो है अभी भी लबनान के कुछ इलाकों में, जनूबी लबनान के इलाकों में मौजूद है, और वो मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ किए जा रहा है। ख़ासतौर पर आज जनूबी लबनान में एक बार फिर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। ये लबनान का इलाका है यमरुल शकीफ़, उस कस्बे पर शदीद बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में वहाँ से हलाकतों की इत्तलात आ रही हैं, लेकिन कितने हलाकतें हो गई उसकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी। आम शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, और इसराइल के इस इक़दाम के ऊपर हिज़्बुल्लाह की जानिब से ये कहा गया है कि इसराइल मुसलसल तौर पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, और हमारे सब्र के पैमाने को जो है वो तोलने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है किसी तरीके से हमारा सब्र का ये जो पैमाना है वो टूट जाए। तो ये अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मज़ीद हम बर्दाश्त कर जाएं, लेकिन इसराइल हमें जंग की तरफ धकेलना चाहता है, और हमने जंग अगर शुरू की तो फिर इसराइल को छुपने का मौका नहीं मिलेगा। शाम में बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। शाम में ख़ासतौर पर जो नई गवर्नमेंट है उसने अब शाम की जो आइन है शाम का, उसको बाकायदा मनसूख कर दिया। उसके साथ ही जो मुख्तलिफ शामी ग्रोह हैं उन्होंने इत्तेफाक राय से अहमदुल शरा जो है उनको 4 साल के लिए उबरी सदर मुंतखब कर दिया। इसके साथ ही जो मुख्तलिफ ग्रोह थे जो तहरीर शाम की सरबराही में इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने भी गैर मुसल्लह होने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ जो है कुर्दों और तुर्कों के दरमियान जो लड़ाई है वो बहुत शिद्दत के साथ जारी है, और अब एक कुर्द रहनुमा ने बाकायदा इसका कहा है कि जो अहमद उशरा की जो गवर्नमेंट है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, और हम जो है वो हम तुर्की का शाम का जो है वो किसी तरह बंटवारा नहीं चाहते। हम शाम को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, हम शाम को एक मुल्क रखना चाहते हैं, और हम इसी के लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो है अहमद उशरा की जो गवर्नमेंट है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और कुर्दों को अपना मुकाम मिलेगा। दूसरी तरफ जो तरतूस और लताकिया के जो इलाके हैं, लाज़किया के जो इलाके, वहाँ पर भी जो इतनी क्लिनजिंग का जो सिलसिला है शामी गवर्नमेंट के जो ऑपरेटिव्स हैं उनकी जानिब से, वो बहुत शिद्दत के साथ जारी है, जिसके नतीजे में अब वहाँ पर बाकायदा रेजिस्टेंस का मूवमेंट का आगाज़ हो गया है, और वो जो है मुसलसल शामी गवर्नमेंट के जो ऑपरेटिव्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल के जो वज़ीर दिफा हैं इसराइल काट्स, उन्होंने एक बार फिर कहा कि शामी गवर्नमेंट जो है वो दहशतगर्दों का मुकाबला करने में इंतहाई कमज़ोर है, इसलिए हमारी जो फोर्सेस हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए शाम में मौजूद रहेंगे। भाई अब उन्होंने कह भी दिया कि अब हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए शाम में रहेंगे, और अहमद उशरा की जो गवर्नमेंट है वो खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। वो इसराइल को पीछे धकेलने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही है, जबकि अपने अवाम के ऊपर जो वो कोशिशें कर रही है कि उनको सप्रेस कर सके। और अभी इस दौरान हमने देखा कि मुतअद्दिद तकरीबन 300 से 400 के करीब जो बशार अल असद की जो लॉयल फोर्सेस के एहलकार थे उनको बाकायदा फांसी की सज़ाएँ देने की इतलात वहाँ से सामने आई हैं। यमन के ऊपर जो इसराइल, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से हमलों की कोशिशें की जा रही हैं, उसकी जो इतलात आ रही हैं कि प्रिपरेशंस हो रही हैं, तो इस हवाले से इसराइल के जो रहनुमा हैं उसी रहनुमाओं ने ख़ास तौर पर जो इलाके जो हमसाया ममालिक है उनको ख़बरदार किया है कि वो अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के किसी भी मुहिम जोई के दौरान उनका साथ देने की कोशिश नहीं करें। उन्होंने ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को ये वार्निंग भी दी है, उन्होंने ख़बरदार भी किया है कि वो अगर इसराइल के ऊपर कोई इसराइल की जानिब से अमेरिका और बरतानिया की जानिब से कोई हमला होता है
تو وہ اس حملے میں شریک نہ ہوں. اگر وہ ہو گئے شریک تو پھر ہم ان دونوں ممالک کے اندر ان کے جو تیل کے تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، اور پھر ہمیں نہ کہنا کہ ہم نے آپ کو شدید نقصان پہنچایا. اس سے بہتر ہے کہ آپ بالکل دور رہیں اس جنگ میں. باقی ہم امریکہ سے بھی نمٹیں گے، برطانیہ سے بھی نمٹیں گے، اور اسرائیل سے بھی نمٹیں گے. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے مشکلات میں اضافہ نہ کریں، ان ممالک کا ساتھ نہ دیں، ہمارے دشمنوں کا ساتھ دے دیں گے تو پھر ہمیں مجبوراً آپ کی جو تیل کے تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا پڑے گا. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی، رشیا اور یوکرین کے حوالے سے بھی بہت اہم قسم کی خبریں ہیں. بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.